अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। बच्चों, आज हम सोशल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट हिस्ट्री से यानी तारीख से ये हमारी पहली वीडियो लेसन होगी। मुतबादिल सवालात व जवाबात यानी एमसीक्यू क्वेश्चन जो कहते हैं उसके लिए पहला ये वीडियो लेसन होगा। इसी तरह से हम अगर रोज़ाना हुआ तो रोज़ाना, नहीं है तो एक दिन डिले करके फिर एक दिन जो है इसी तरह से हमारी यूट्यूब क्लास लेते रहेंगे बच्चों, जहाँ पर क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है चेंज हो गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके इम्तिहानात के लिए जो है पेपर का जो नमूना है बच्चों वो चेंज हो गया है ना, तो इसीलिए वो किस तरह से रहेगा पहला शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद में हम अपने क्लास की इब्तिदा करेंगे। तो चलिए बच्चों, किस तरह रहता है देखो, पहले जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों उनको आप भी नोट करते चले जाइए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए बच्चों। ये OMR शीट है ना, तो इसमें आपको अब आंसर आपको लिखने नहीं है बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ना रहता है और इसमें लिखना रहता है। किस तरह रहता है बच्चों, आपका जो जवाबी पर्चा रहता है ना वो इस तरह से आपका जो आंसर पेपर है वो आप कह रहा है क्या रहेगा बच्चों, OMR शीट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, OMR शीट बोलते हैं, जो कि आप NMS और NTS एग्ज़ामिनेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक किस तरह रहेगा करके हर मजमून के लिए तो आपको क्या रहेगा बच्चों, अब सिर्फ आपके 2 पेपर रहेंगे, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस मिलकर एक पेपर रहेगा, यानी 40 क्वेश्चंस के 120 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। उसी तरह से तीनों ज़ुबानों को मिलाकर उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ा, वहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका पहला पेपर जो है या तो मज़ामिन पे रहेगा या कोर सब्जेक्ट पे रहेगा, यानी टोटली आपके 2 ही पेपर रहेंगे। एक तीनों कोर सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर रहेगा और दूसरा तीनों ज़ुबानों को यानी उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ा तीनों ज़ुबानों को मिलाकर एक पेपर रहेगा। तो हर एक पेपर के वक्त बच्चों आपको जो है 3 OMR दिए जाएंगे। आपको जो है 3, यहाँ पर जो OMR शीट दिख रहे हैं ना बच्चों, इस तरह से 3 OMR आपको दिए जाएंगे, जिसमें जो है अब यहाँ पर जो है उसमें क्या क्या रहता है बच्चों, ऊपर जो है और एक तुम्हारे को OMR नेक्स्ट दिखाऊंगी मैं, जहाँ पर आपका नाम वगैरह रहता है। तो इस OMR पे यहाँ पर भी आपका यहाँ पे है देखो विद्यार्थी हेसरू, यानी आपका नाम रहेगा, सब्जेक्ट कोड लिखना रहेगा। कोड आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र बताएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहता है। जिस तरह उर्दू के लिए 12U रहता है, इंग्लिश के लिए 63E रहता है, कन्नड़ा के लिए 33K रहता है, उसी तरह से मैथ्स के लिए 81U रहता है, साइंस के लिए 83U रहता है, सोशल साइंस के लिए 85U रहता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ये आप याद नहीं रह के तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में रहेगा, अगर याद रहा तो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे ये नोंदनी संख्या, मतलब यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर नंबर जो अपने हॉल टिकट में रहेगा वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माध्यम मतलब मीडियम रहता है आपका, उर्दू मीडियम यहाँ पे लिखना रहता है। फिर उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पे 40 है ना, समझिए। ये जो है सोशल साइंस का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कोई एक सवाल है आपको कि यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अहम सदर मुकाम, यानी मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, या गोवा जो है किसका सदर मुकाम था, अंग्रेज़ों, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इस तरह से समझो। गोवा वहाँ पे ऑप्शन B सही है, तो इस ऑप्शन B को आपको यहाँ पे मार्क करना रहता है ना बच्चों। आप पहले जो है आराम से सुकून से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, फिर एक एक जो है पहले पेंसिल से यहाँ पर इन डॉट पर ना, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है, कौन सा है आप मार्क करेंगे। फिर आपको यकीनन हो जाए कि हाँ यही आंसर सही है, तो उसको आप क्या करना, पेन से शेड करना रहता है। उस आंसर को क्या करना है यहाँ पे शेड करना रहता है, क्योंकि एक मरतबा पेन से शेड करेंगे फिर उसको इरेज नहीं करना, वाइटनर का इस्तेमाल भी वहाँ पे नहीं करना रहता बच्चों। इसलिए इसको बहुत ही सुकून से करेंगे। आपके पास वहाँ पे 3 आवर्स रहते हैं, 40 साइंस के 40 क्वेश्चंस के लिए 41 आवर, फिर मैथ्स के लिए 1 मतलब 1 घंटा रहता है, समाजी साइंस के लिए 1 घंटा रहता है। आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी करके OMR में गलती नहीं करेंगे, ना ही वहाँ पे वाइटनर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से बच्चों
तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, जो मौजूद जवाब रहता है, जो सही जवाब रहता है उसको OMR में शेड करना रहता है ना। तो आपका सवाली पर्चा जो है बच्चों ABCD इस तरह से 4 वर्शन में रहता है। समझो अब एक यहाँ पे आप हैं, आपके पीछे आपके फ्रेंड इस तरह है, तो आपको A आया है तो दूसरों को B आएगा, नेक्स्ट C आएगा, नेक्स्ट D आएगा, फिर ABCD, फिर ABCD इस तरह से। तो क्वेश्चन वहाँ पे बच्चों आगे पीछे रहते हैं, वर्षन इसलिए कि कॉपी ना कर सके। तो समझो A वर्षन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे पुर्तगालियों का सदर मुकाम पूछा है, तो वो क्वेश्चन B वर्षन में क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। यानी क्वेश्चन क्या रहते हैं बच्चों, आगे पीछे रहते हैं। इसलिए समझो वहाँ पे आपके बाजू वाले ने जो है एक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है B मार्क करा है करके, जल्दी से आप वहाँ पर देख के B मार्क मत कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि जब वर्षन चेंज होता है तो क्वेश्चन भी आगे पीछे रहते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा बच्चों, तो वहाँ पे क्या रहेंगे, वो ABCD इस तरह से 4 वर्षन में रहेंगे। समझ में आया बच्चों। तो आपको जो मिलेगा वो वर्षन कोड भी वहाँ पे लिखना रहता है, A आया है, B आया है, और आपको कौन सा आएगा वो ऑलरेडी आपके हॉल टिकट में भी आता है कि A वर्षन आएगा, B वर्षन के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, C रहेंगे, इस तरह से भी, क्योंकि लास्ट टाइम था, मे भी हो सकता। अगर नहीं भी हुआ तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है बच्चों वहाँ पे ऊपर रहता है A वर्षन, B, C, D जो रहता है वो भी आपको अपने OMR में लिखना रहता है। आप आराम से लिखेंगे। तो वहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पहला पेपर रहेगा या दूसरा पेपर, कौन सा, 2 पेपर होते हैं, तो एक पेपर समझो यहाँ पे है तो उसमें कोर सब्जेक्ट का है, तो उसमें वहाँ पे 120 क्वेश्चंस रहेंगे। किस तरह रहेंगे बच्चों, सवाल नंबर 1 से लेके 40 तक रियाजिया हिसाब के रहेंगे, मैथमेटिक्स के रहेंगे, कहाँ से कहाँ तक, सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 40 तक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 41 से 41 से लेके 80 तक, 80 तक, 41 से 80 तक जो है साइंस के रहेंगे, फिर 81 से 120 जो है समाजी साइंस के, है ना बच्चों। टोटली कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 120 रहेंगे। तो 1 से लेकर 40 तक मैथ्स के रहेंगे, 41 से लेकर 80 तक साइंस के रहेंगे, 81 से लेकर 120 तक समाजी साइंस के सवालात पर आपका क्वेश्चन पेपर मुबनी रहेगा। यस, इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स। तो OMR का निस्फ हिस्सा जो है पहले ही वो प्रिंट किया हुआ रहेगा, जहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, आपकी तस्वीर रहेगी। इस तरह ज़रा दिख रहा है ना, एक मॉडल है, तो आपका जो OMR शीट रहता है आपकी तस्वीर रहती है, आपका रजिस्टर नंबर रहता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आपके स्कूल का नाम, और जिस सेंटर में आपका एग्ज़ाम सेंटर है आपका, उस एग्ज़ाम सेंटर को भी वहाँ पे दर्ज किया गया रहता है। जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टूडेंट्स नेम है, यहाँ पे रजिस्टर नंबर है, सेट नंबर आपका है, फिर उसके बाद सेंटर कोड एंड एड्रेस है यहाँ पे, और आप रेगुलर फ्रेस है, एग्ज़ाम डेट, यहाँ पे एक मॉडल है ये, हाँ जिस तरह से, तो उस दिन जो रहेगी। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड बोलना है, जिस तरह कन्नड़ा 01 है, आपका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो यहाँ पे 12 उर्दू रहेगा। सोशल साइंस है 85, यहाँ पे 85U सोशल साइंस रहेगा, है ना बच्चों। तो ये क्या है, सब्जेक्ट नेम और कोड रहेगा। तो आप ये क्या है आपका 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ना, टोटल 40 क्वेश्चंस का क्या है आपका ये OMR शीट है। तो 40, और आपको जो है 3 OMR शीट दे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए बच्चों अलग अलग रहेगा। सोशल यानी एक ही दिन में जब आपका एक पेपर रहेगा तो आपके पास में 3 कलर के 3 OMR शीट दे जाएंगे, मैथ्स के लिए एक, साइंस के लिए एक, सोशल साइंस के लिए। अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है, उर्दू के लिए एक, कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ा के लिए एक, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश के लिए एक। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपका जो है 40 क्वेश्चंस इस तरह से। एक क्या है बच्चों, OMR पहले से प्रिंट शुदा रहता है। नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे फिर और जो है बाकी निस्फ हिस्से में, यानी ये तो यहाँ पे पूरा प्रिंटेड रहता है ना, ये पहला निस्फ हिस्सा क्या है बच्चों, ये सब प्रिंटेड है, नेम, रजिस्टर नंबर, सेट नंबर, सेंटर, फिर उसके बाद में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड, ये तमाम जो है प्रिंटेड रहता। तो आधा जो ये निस्फ हिस्सा रहता, एक एक OMR में कितने कितने क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, 40 रहते हैं। तो इस तरह से 3 मज़ामीन के लिए आपको 3 OMR शीट
दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इसको दोबारा सुनिए, फिर भी नहीं समझ में है तो आप मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, आपके असातिज़ा को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उसी तरह से जो है आपको सही जवाब का इंतखाब करके OMR जो दिया गया है उस OMR में भरना रहता। तो OMR भरने की प्रैक्टिस आप बच्चों घर में भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर लीजिए, यही जो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते जा रही हूँ ना, उसको एक OMR रेडी करके अपने पास में रख लिए और जल्दी जल्दी वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। जो आंसर मैं आपको सही बोलती हूँ वो आंसर जल्दी से आप क्या करेंगे, आपके पास में एक मॉडल जो OMR बना के रख लिए हैं उस मॉडल OMR में यहाँ पे मार्क करते जाएंगे, है ना बच्चों। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे B सही है, इसको B मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का D सही है, यहाँ पे D मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का A है तो यहाँ पे A को मार्क करेंगे, है ना। जो ऑप्शन यहाँ पे ABCD सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का A सही है, A मार्क करेंगे। 15 का B सही है, B को मार्क करेंगे। 17 का D सही है, यहाँ पे इसको D को मार्क करें। तो अब से ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप अभी भी परफेक्ट हो जाएंगे बच्चों। डरने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ही आसानी हो गई है ना। कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, चंदे हम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं करे थे, इस तरह से मत सोचिए। आपके पास जो भी बाकायदा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आपकी जो भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है क्लासेस हो रहे हैं, या तो गूगल मीट पे हो रहे हैं, यूट्यूब पे हो रहे हैं। अगर गूगल मीट पे भी हो रहे हैं तो यूट्यूब पे भी उसको लाइव दिया जा रहा है बच्चों। तो आप ज्वाइन हो जाइए और अपनी क्लासेस से इस्तेफादा हासिल कीजिए। तो चलिए आज की हम पहली क्लास की इब्तिदा करेंगे। किस तरह रहेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 मुतबादिल जवाबात रहेंगे। सही जवाब को आप मैं जवाब बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखेंगे। लिखने के साथ साथ आप जो मॉडल OMR शीट बना के रखे हैं उस मॉडल OMR शीट पे लिखते भी मार्क करते भी जाएंगे, क्योंकि आपको मार्क करने की भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तैयार हैं आप सभी? आपका मॉडल OMR शीट रेडी है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो बच्चों पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे है। सवाल नंबर 1 है बच्चों, बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ मानकर इस शहर को यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करार दिया गया था, है ना। बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ मानकर इस शहर को यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करार दिया गया था। ऑप्शन A इटली, ऑप्शन B मुंबई, ऑप्शन C कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन D तुर्की। देखो बच्चों कौन से शहर को जो है यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करार दिया गया था। जल्दी जल्दी कमेंट में भी लिखिए, OMR शीट में भी राउंड अप कीजिए। क्लास होने के बाद OMR शीट का स्क्रीनशॉट मुझे आप भेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब कुस्तुनतुनिया, है ना। कुस्तुनतुनिया को बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ मानकर अंग्रेज़ों ने क्या किए थे, यूरोपीय अक़वाम ने उसको यूरोपीय तिजारत का बाब दाखिला करार दिया गया था, है ना। चलिए बच्चों, है ना, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद में हम जो चल रहे हैं, पहला तारीख का हमारा पहला लेसन यही है ना, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। ज़माने क़दीम में मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती अजारादारी रखने वाला यूरोपीय मुल्क कौन सा है? ज़माने क़दीम में मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती अजारादारी रखने वाला यूरोपीय मुल्क कौन सा है? ऑप्शन A तुर्की, ऑप्शन B इटली, ऑप्शन C पेरिस, ऑप्शन D ग्रीनलैंड। कौन सा शहर था बच्चों? यस, अल्हम्दुलिल्लाह इटली, है ना। ज़माने कदीम में मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती अजारादारी रखने वाला यूरोपीय मुल्क कौन सा था बच्चों? इटली था। इटली के ताजिर इन अशिया को ख़रीद कर, यानी जो भी हिंदुस्तान से बहुत सी तिजारत अशिया जैसे गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची और दीगर बहुत सी सूती कपड़े, रेशम, ये तमाम चीज़ों की हमारे पास भरमार थी। ये ले जाकर यूरोप के बाज़ारों में महंगे दामों में फ़रोख्त करते थे। तो इटली के ताजिर जो है यहाँ से इन अशिया को ख़रीद कर यूरोपीय ममालिक को फ़रोख्त करते थे। तो इसलिए ज़माने कदीम में मशरक़ी ममालिक के साथ तिजारती अजारादारी रखने वाला यूरोपीय मुल्क कौन सा था बच्चों? इटली था। चलिए आगे के क्वेश्चन थर्ड यही आपके लिए है आपके लिए। बहरी सफ़र में जदीद बहरी रास्तों की खोज में मदद देने वाले जदीद साइंसी ईजादात कौन से हैं?
है ना। 1453 ईस्वी के वाक़े के बाद बहुत से सैयाह बहरी सफ़र में जदीद बहरी रास्तों की तलाश में खोज में निकल गए, तो जदीद साइंसी इजादात भी हो गए थे जो उनको मददगार साबित हुए। और कौन कौन से? ऑप्शन ए कुतुबनुमा, ऑप्शन बी दूरबीन, ऑप्शन सी एस्ट्रोलाब, ऑप्शन डी कुतुबनुमा और एस्ट्रोलाब। यस बच्चों, जल्दी जल्दी लिखिए ऑप्शंस ABCD कौन सा सही है। आप पूरा जवाब नहीं लिख रहे हैं तो भी फ़िलहाल कमेंट में ABCD इतना लिखते चले जाइए, OMR में मार्क कीजिए, बाद में आराम से बैठकर अपने नोटबुक में ये तमाम सवाल जवाब लिख लीजिए बच्चों। चलिए देखिए सही आंसर अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबनुमा और एस्ट्रोलाब, है ना। सिमतों की पहचान वाला आला कुतुबनुमा कहलाता है, अजरा में फल्की की दूरी नापने वाला आला एस्ट्रोलाब कहलाता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया, आप इसको क्वेश्चन नंबर 4 करके लीजिए। शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाब दाखिला करार दिया गया था, है ना। क्यों करार दिया गया था बच्चों? अब पढ़े हम कि यूरोपीय अक़वाम का बाब दाखिला करार दिया गया था। क्यों करार दिया गया था? ऑप्शन ए वो एक सनती शहर था, ऑप्शन बी बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ माना गया था, ऑप्शन सी तुर्की का सदर मुकाम था, ऑप्शन डी तुर्की की यूरोपीय तिजारत पर अजारादारी थी इसलिए गया। कौन सा सही है? जल्दी जल्दी देखो आप। यस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों आपका बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ मानकर शहर कुस्तुनतुनिया को यूरोपीय अक़वाम का बाब दाखिला करार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूरोपीय अक़वाम नए बहरी रास्तों की खोज में निकले, है ना। साइंसी इजादात भी हो गए थे, निकले। क्यों निकले बच्चों? ऑप्शन ए यूरोप में सनती इनकलाब रोनुमा हुआ था, कुतुबनुमा एस्ट्रोलाब की ईजाद हो गई थी, 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था, ऑप्शन डी पुर्तगाली शहजादों ने मल्लाहों को इसका हुक्म दिया था। कौन सा सही है? यूरोपीय अक़वाम नए बहरी रास्तों की खोज में निकलते हैं क्यों? कि यूरोप में सनती इनकलाब रोनुमा हुआ था, या ऑप्शन बी कुतुबनुमा और एस्ट्रोलाब की ईजाद हो गई थी इसलिए, या 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया। ऑप्शन डी है यहाँ पे बच्चों, पुर्तगाली शहजादों ने मल्लाहों को इसका हुक्म दिया था। यस अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब क्या है? 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, जहाँ से यूरोपीय अक़वाम मशरक़ी वस्तानी हिंदुस्तान वगैरह को तिजारत के लिए आते थे, तो ये रास्ता उन्होंने क्या करते हैं? बंद कर देते इसलिए। और यूरोप के लिए तिजारत बहुत ही फ़ायदेमंद थी, वह किसी भी सूरत में इस तिजारत को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए यूरोपीय शहजादों ने, पुर्तगाली शहजादे हो या अंग्रेज़ हो, उन्होंने सयाहों की हिम्मत अफजाई की। और उसी वक्त सनती इनकलाब रोनमा होने की वजह से वहाँ पे कुतुबनुमा, एस्ट्रोलाब, बारूद वगैरह जैसे आलात की भी वहाँ पे ईजाद हो गई थी। तो यहाँ पे इसके लिए मौजू और सही जवाब कौन सा है बच्चों? 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था, इसीलिए यूरोपीय अक़वाम जो है नए बहरी रास्तों की तलाश में निकले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्ता दरियाफ़त करने का सहरा पुर्तगालियों के सर है ना। क्यों बच्चों? ऑप्शन ए पुर्तगाल हिंदुस्तान में अपना सदर मुकाम बना के तिजारत व सियासत में कामयाब रहे, ऑप्शन बी पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा सबसे पहले नया बहरी रास्ता दरियाफ़त किया, ऑप्शन सी पुर्तगालियों को यूरोपीय अशिया की तिजारत पर अजारादारी हासिल थी, ऑप्शन डी ये तमाम मुतबादिल सही हैं। ये तमाम सही हैं। देखो बच्चों कौन सा सही है? यूरोप और हिंदुस्तान के बहरी रास्ता दरियाफ़त करने का सहरा पुर्तगालियों के सर है ना। 4 कौमें आए हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों, क्योंकि पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा सबसे पहले नया रास्ता दरियाफ़त किया। जब 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने जो है खुश्की का रास्ता बंद किया, तो बहुत से सैयाह यूरोपीय सैयाह जो थे नए बहरे रास्तों की तलाश में निकले थे, जिसमें कोलंबस है, बार्थलोम्यू डियाज़ है ना। तो सबसे पहले हिंदुस्तान 1498 ईस्वी में लिप्सन से निकलने वाला है पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा जो है हमारे हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के कालीकट के करीब में कापड़ नामी मुकाम है, तो वहाँ पर पहुँचता है और सबसे पहले जो है वहाँ पे अपनी तिजारती कोठी कायम करता। इसलिए यूरोप और हिंदुस्तान के दरमियान बहरी रास्ता दरियाफ़त करने का सहरा
पुर्तगालियों के सर है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए है, पुर्तगालियों की कामयाबी से मुतासिर होकर हिंदुस्तान आने वाले यूरोपीय अक़वाम। सबसे पहले पुर्तगाल आए, यहाँ पे कामयाब है, इनकी तिजारत तरक्की करने लगी, क्योंकि वास्को डी गामा जब हिंदुस्तान आता है तो जब वो वापस पलटता है, वापस यहाँ से जाने लगता है, तो जाते वक्त जितना उसका खर्च हुआ था उस खर्च का वो 60 गुना ज़्यादा यहाँ से कमाई करके, फ़ायदा करके, बेनिफिट्स लेके जाता है। तो इससे मुतासिर होकर बहुत से यूरोपीय अक़वाम भी हिंदुस्तान आते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? ऑप्शन ए डच, स्पेन, अंग्रेज़। ऑप्शन बी डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी डच, फ्रांसीसी, स्पेन। ऑप्शन डी हॉलैंड, डच और अंग्रेज़। देखिए सोच कर जवाब जल्दी जल्दी लिखिए। ABCD कौन सा सही है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह बी ऑप्शन है ना, डच, अंग्रेज़, फ्रांस, क्योंकि स्पेन नहीं आए यहाँ पे, है ना, और डच हॉलैंड के रहने वाले थे, इसलिए सही मौजूद जवाब कौन सा बच्चों? डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रांसीसी अल्मीडा ने नीली आबी पॉलिसी जारी की, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी जारी किया फ्रांसिस्को अल्मीडा ने। क्यों बच्चों? ऑप्शन ए अंग्रेज़ों के साथ बहरी मुकाबला के लिए। ऑप्शन बी बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन सी हिंदुस्तान की तिजारत पर अजारादारी हासिल करने के लिए। ऑप्शन डी पुर्तगालियों की मईशत को मजबूत बनाने के लिए। फ्रांसिस्को अल्मीडा ने नई आबी पॉलिसी जारी की, क्योंकि बच्चों जल्दी जल्दी ऑप्शन देखिए और आपका आंसर बोलिए। ABCD कौन सा सही है बच्चों? यस, अल्हम्दुलिल्लाह बहरी ताकत और बहरी फौज को और मजबूत बनाने के लिए फ्रांसिस्को अल्मीडा ने नई आबी पॉलिसी जारी की, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का हकीकी बानी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए देखो, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करके उसको अपना पाया तख्त बनाया, पुर्तगालियों का पाया तख्त बनाया। ऑप्शन बी ये सबसे ताकतवर वाइसराय रह चुका है। ऑप्शन सी इसने हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत को पुर्तगाल बआसानी पहुँचाया। ऑप्शन डी 1 सदी तक हिंदुस्तान की तिजारत पर अजारादारी रखे हैं। यस, देखिए बच्चों कौन सा सही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करके गोवा को अपने यहाँ पे तिजारती मरकज़ बनाया और अपनी तिजारती कोठी बनाकर हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की तिजारत को मजबूत किया था। इसलिए ऑप्शन ए बच्चों सही जवाब है। आपके OMR सीट में भी 6 नंबर क्वेश्चन को ए मार्क कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए यहाँ पे है। क्या है बच्चों? डच हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं जमा सके, है ना। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़, फ्रांस, ये 4 कौमें हिंदुस्तान आए हैं। तो डच जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे तो अपने कदम हिंदुस्तान में नहीं जमा सके, मतलब ज़्यादा दिनों तक वो यहाँ पे नहीं रह सके बच्चों। क्यों? देखिए ऑप्शन ए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से। ऑप्शन बी जुनूब मगर मशरक़ एशिया के जज़ायर पर इनका कब्ज़ा हो गया। ऑप्शन सी मसाले पैदा करने वाले जज़ायर से उन्हें नुकसान हुआ। ऑप्शन डी सिर्फ ए और बी सही हैं। कौन सा सही है बच्चों? ए सही है, बी सही है, सी है या ए बी दोनों भी सही है बच्चों। डच जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पे अपनी तिजारती कोठी कायम की थी, तिजारती कंपनी कायम की थी और बहुत से अशिया की उन्होंने यहाँ पे तिजारत करते थे। यस, अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब ए और बी दोनों सही है। वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से और इसके साथ साथ जुनूब मशरिक़ एशिया के जज़ायर जो थे यहाँ पर उनका कब्ज़ा हो गया, तो उनका रुझान हिंदुस्तान से हटकर उन जज़ायर की तरफ चला जाता है। यानी गर्म मसाले पैदा करने वाले जज़ायर पर अपना कब्ज़ा जमाने की वजह से डच हिंदुस्तान में अपने कदम नहीं जमा सके। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो दोनों में निस्बत क्या लग रही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 यानी 1602 सन ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानी जाती, तो उसका क़याम। अब आपको क्या लिखना रहता है यहाँ पे? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ऑप्शन ए 1600 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1664 सन ईस्वी,
ऑप्शन सी 1665 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1613 सन ईस्वी। सही जवाब बोलिए बच्चों जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह 1664 सन ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम कब हुआ बच्चों? 1664 सन ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का सबब बना। गो के बच्चों कर्नाटक की जंगों को हज़फ किया गया, फिर भी मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता पता नहीं है। एक 2-4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कर्नाटक की जंगों के बारे में भी ली हूँ, आपको मालूमात भी हो जाएंगे। अगर बाई चांस आ गए तो आप लिख भी सकते हैं। तो हिंदुस्तान में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, यहाँ पे आंसर मैं आपको भी बता दूंगी, फिर ये ऑप्शन देकर आप आंसर को अपने OMR में मार्क कीजिए बच्चों। हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का सबब बना डोप्ले का हिंदुस्तान आना, डोप्ले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश, डोप्ले की तिजारत से ज़्यादा सियासत में दखल अंदाजी, हिंदुस्तान के देसी हुक्मरानों की नाइत्तेफाकी। तो हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के दरमियान बहुत सी जंगें लड़ी गई हैं, जिसमें कर्नाटक की जंगें हैं, एंग्लो कर्नाटक जंग, एंग्लो मराठा जंग, एंग्लो सिख जंग है ना, एंग्लो मैसूर जंग है। तो यहाँ पे एंग्लो कर्नाटक जंगें हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है 3 जंगें हो गई हैं, कर्नाटक की पहली जंग, कर्नाटक की दूसरी जंग और कर्नाटक की तीसरी जंग करके। तो हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का अहम सबब आपको पूछा गया बच्चों। तो इसके लिए ऑप्शन क्या सही है पे? डोप्ले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत बनाने की कोशिश, क्योंकि अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए हुए थे, फ्रांसीसी भी आए, तो दोनों में जो है वो दोनों तिजारत से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी ले रहे थे। इसलिए उन दोनों के दरमियान में, दोनों अक़वाम के दरमियान में, अंग्रेज़ों और पुर्तगालों के दरमियान में जो है जो जंगें यहाँ पे हिंदुस्तान की हुकूमत को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं वो एंग्लो कर्नाटक जंगें कहलाती हैं। तो इसलिए बच्चों अहम सबब ये 3 जंगें लड़ी गई हैं। तो हिंदुस्तान में कर्नाटक की जंगों का सबसे अहम सबब जो बना है यहाँ पे अलग अलग जंगों का अलग अलग सबब है, लेकिन मेन सबब जो बना है वहाँ पे डोप्ले की फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को हिंदुस्तान में मजबूत करने की कोशिश है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए ये है यहाँ पे, कर्नाटक की जंगों का अहम सबब रहा। ये भी है, देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? कर्नाटक और हैदराबाद सूबों की सियासी कमजोरी, बी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सियासी मुदाखलत, सी देसी हुक्मरानों की आपसी नाइत्तेफाकी या अदम इत्तिहाद, डी मंदरजा वाला तमाम नुकात की वजह से। पहले तो हम वहाँ पे पढ़े कि पुर्तगाल डोप्ले का सियासी इक़्तिदार को मजबूत करना, और उसके साथ साथ देखो बच्चों और भी बहुत से असबाब में यहाँ पे दिए गए हैं। कर्नाटक और हैदराबाद सूबों की सियासी कमज़ोरी, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सियासी मुदाखलत, देसी हुक्मरानों के आपसी नाइत्तेफाकी और अदम इत्तिहाद, या ये तमाम सही है बच्चों? यस अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम सही है। एक तो यहाँ पे डोप्ले अपना सियासी इक़्तिदार मजबूत करना चाहता था, और कर्नाटक और हैदराबाद, कर्नाटक में अरकाड की तख्तनशीनी को लेकर, हैदराबाद की तख्तनशीनी को लेकर यहाँ चंदा साहब, अनवरुद्दीन, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के दरमियान में जंगें हो रहे थे। तो ये सियासी कमज़ोरी का भी वो फ़ायदा उठाते हैं, और अंग्रेज़ों की सियासी और फ्रांसीसियों की सियासी मुदाखलत, और सब में मेन जो है हमारे देसी हुक्मरानों की नाइत्तेफाकी भी थी। तो इसलिए तमाम असबाब की बिना पर हिंदुस्तान में एंग्लो कर्नाटक 3 जंगें लड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोप्ले ने 1748 सन ईस्वी में मद्रास को हासिल करने की कोशिश की क्योंकि, ऑप्शन ए अनवरुद्दीन की मुखालिफत में, ऑप्शन बी लाबोडीना ने अंग्रेज़ों से मदद लेकर मद्रास छोड़ दिया था, ऑप्शन सी चंदा साहब की मदद करने के लिए, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए। तो ये वाक़या जो है बच्चों कर्नाटक की एंग्लो कर्नाटक पहली जंग जो कि 1746 से 1748 सन ईस्वी के दरमियान में लड़ी गई है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है बच्चों? लाबोडीना ने अंग्रेज़ों से मदद लेकर मद्रास छोड़ दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहली एंग्लो कर्नाटक जंग माहिदा एक्सला-चैपल, यानी पहली एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा माहिदा एक्सला-चैपल के तहत हुआ है। तो दूसरी एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा आपको लिखना है। ऑप्शन ए है माहिदा मद्रास, ऑप्शन बी माहिदा अरकाट, ऑप्शन सी पेरिस माहिदा, ऑप्शन डी माहिदा पांडिचेरी। चलिए मैं ही आंसर बोलती हूँ आपको, माहिदा पांडिचेरी के तहत जो है दूसरी कर्नाटक जंग जो कि 1749 सन ईस्वी से 1754 सन ईस्वी 1749 से 1754 के दरमियान में लड़ी गई है। तो इस दूसरे एंग्लो कर्नाटक जंग का खात्मा बच्चों कब हुआ, किस माहिदे के तहत हुआ? माहिदा पांडिचेरी। पहला माहिदा एक्सला-चैपल, दूसरा जो है माहिदा
पौंडीचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके लिए यहाँ पे ये है, हिंदुस्तान में डोपले की जगह मुकर्रर होने वाला गवर्नर जनरल, डोपले चला गया, उसके जगह पर दूसरा गवर्नर जनरल को यहाँ पे पुर्तगाली हुकूमत ने फ्रांसीसी हुकूमत ने मुकर्रर की, कौन है? देखो ऑप्शन ए गुडेहोय, ऑप्शन बी अल्मीडा, ऑप्शन सी बुसी, ऑप्शन डी काउंट डी लाली। चलो बच्चों जल्दी जल्दी बोलिए। यस, कौन है बच्चों? सही जवाब कौन है? गुडेहोय। हिंदुस्तान में डोपले की जगह मुकर्रर होने वाला गवर्नर जनरल डोपले को वापस बुला लिया गया और उसकी जगह किसको भेजा गया? गुडेहोय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, डोपले को फ्रांस वापस बुला लिया गया है ना, उसकी जगह कौन आ गया बच्चों? गुडेहोय आ गया। क्यों वापस बुला लिया गया? ऑप्शन ए है अंग्रेज़ों की हिदायत थी, ऑप्शन बी वो लगातार जंगें हार रहा था, ऑप्शन सी फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिश का इजहार किया और मुआहदा पेरिस में तय हुआ था, है ना। मुआहदा पेरिस के तहत ही एंग्लो कर्नाटक तीसरी जंग का खात्मा हो गया था, पहले एक्सला चैपल, दूसरा पौंडीचेरी, तीसरा मुआहदा पेरिस। तो डोपले को वापस बुलाकर गुडेहोय को यहाँ पे भेजा गया था। क्यों बच्चों? यस अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिशमंद थी क्योंकि डोपले लगातार जंग हार रहा था, वो कभी इनके मुकामात पे कब्जा करें कभी उनके, तो इसका असर जो है यूरोप में हो रहा था, वहाँ पर भी जंगे, यूरोप का असर हिंदुस्तान में हो रहा था, यहाँ पर भी दुश्मनी, इसलिए फ्रांसीसी हुकूमत अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए डोपले को वापस बुला लेती है और उसके मुकाम पर जो है यहाँ पे गुडेहोय को वापस भेज देती है, क्योंकि जितना भी फ़ायदा हो रहा था डोपले सभी लगातार जंगों में वो उस बेनिफिट को हारता चला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपके लिए, जनूबी हिंदुस्तान पर मुकम्मल काबू पाने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का रुख किया। ऑप्शन ए, क्यों? देखो बंगाल का हुक्मरान कमज़ोर था इसलिए वहाँ पर चले गए वो, ऑप्शन बी बंगाल फ्रांसीसियों के कब्ज़े में था, ऑप्शन सी मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार ने उन्हें खुली आज़ादी दे रखी थी, ऑप्शन डी बंगाल ज़राअत, तिजारत, दस्तकारी और सनत से मालामाल रियासत थी। चलो बच्चों, यस अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब, क्योंकि बंगाल जो है ज़राअत, तिजारत, दस्तकार और सनत से मालामाल रियासत होने की वजह से अंग्रेज़ों ने अब जनूबी हिंदुस्तान कर्नाटक की जंगों से जनूबी हिंदुस्तान पर उनका मुकम्मल कब्ज़ा हो गया, तो अंग्रेज़ों ने कहाँ का रुख किया बच्चा? भी बंगाल का रुख किया, जिसके सबब से जो है यहाँ पे नेक्स्ट कौन सी जंग लड़ी जाती है? जंग प्लासी, जो कि वो भी हज़फ की गई है। फिर भी जो है चंद एक क्वेश्चन देखेंगे, बोल नहीं सकते कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर किस तरह से आएगा, फिर भी जो है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है देखने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़े से देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है, अंग्रेज़ों ने बंगाल रियासत से मुनाफा हासिल करने का अहम सबब था। ऑप्शन ए दस्तक के ज़रिए खुली तिजारत की इजाज़त, ऑप्शन बी बंगाल की सनतकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान मुआहदे, ऑप्शन सी बंगाल के ताजिरों में नाइत्तफ़ाक़ी, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ़र्रुखसियार के माबैन मुआहिदा। चलो बच्चों, यस सही जवाब है दस्तक के ज़रिए से खुली तिजारत का इजाज़त, यानी एक तरह का इनको आज़ादाना बगैर चुंगी अदा किए यहाँ पे एक लाइसेंस मिल गया था, उसका जो है अंग्रेज़ गलत इस्तेमाल करते हैं और बंगाल रियासत की तिजारत इनके लिए मुनाफ़े बख्श साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब, ऑप्शन ए कंपनी के क़वानीन, ऑप्शन बी दस्तक का गलत इस्तेमाल, ऑप्शन सी मुलाजिमों की निजी तिजारत, ऑप्शन डी मुग़ल हुक्मरान और अंग्रेज़ों के दरमियान मुआहिदा। चलो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के दरमियान फसादात का अहम सबब क्या था? जल्दी लिखिए कमेंट में। यस प्यारे बच्चों, सही जवाब दस्तक का गलत इस्तेमाल, जो लाइसेंस दिया गया था, जो परवाना दिया गया था, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे थे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ। 1757 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख की मशहूर जंग लड़ी गई। ऑप्शन ए हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी, ऑप्शन बी वाडी वॉश की जंग, ऑप्शन सी जंग बक्सर, ऑप्शन डी जंग प्लासी। जल्दी बोलिए बच्चों। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़फ़दा रहने के बावजूद भी बच्चों ने कमेंट में जवाब दिया है जंग प्लासी, सही जवाब अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 19 आपके लिए है। यहाँ पे जंग प्लासी का अहम सबब था दस्तक का गलत इस्तेमाल, ऑप्शन बी सियाकोटी अलमिया,
ऑप्शन सी फ्रांसीसियों के डर से किलों की मरम्मत, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों की बंगाल की इंतज़ामिया में दखल अंदाजी। सबसे अहम सबब यहाँ लिखना है, तो बच्चों सबसे अहम क्या था, दस्तक का गलत इस्तेमाल था। चलिए 20 क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमले की अहम वजह, ऑप्शन ए दस्तक पर रोक लगाना, ऑप्शन बी सियाकोटी अलमिया, ऑप्शन सी मानिक चंद और जगत सेठ की गद्दारी, ऑप्शन डी बंगाल सबसे बड़ी रियासत थी। चलो बच्चों जल्दी जल्दी बोलो कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर हमला किया, उसकी अहम वजह क्या थी? क्या दस्तक का गलत इस्तेमाल था, या दस्तक पर रोक लगाने के लिए, या सियाकोटी अलमिया, या मानिक चंद और जगत सेठ की जो गद्दारी थी, या बंगाल सबसे बड़ी रियासत थी? इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जंगे बक्सर पढ़ना है, तो जंगे प्लासी का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता रहना भी ज़रूरी है बच्चों, वरना बीच में से ही हम जंगे बक्सर को लेंगे तो आपको समझ में आना मुश्किल है। चलिए सही जवाब बच्चों क्या था, सियाकोटी अलमिया। यानी सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम को फतह कर लिया और उसने क्या किया, वहाँ पे 146 लोगों को यानी 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो है उसको कोई भी खिड़की विंडो वगैरह नहीं थी, तो लोगों का दम घुटने लगता है। तकरीबन वहाँ पे 123 लोग जो है दम घुट कर मर जाते हैं। तो इस खौफनाक हादिसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, सियाकोटी अलमिया कहते हैं या ब्लैक होल ट्रेजिडी कहते हैं, जो कि जंग प्लासी का एक अहम सबब है। तो इस हादसे से गुस्सा होकर रॉबर्ट क्लाइव अपनी फौज लेकर क्या करता है, बंगाल पर हमला कर देता है। तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल पर हमला करने की अहम वजह क्या थी बच्चों, सियाकोटी अलमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके लिए, जंग प्लासी रॉबर्ट क्लाइव, तो जंग प्लासी के वक्त गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। अब जंग बक्सर ये तो आपके सिलेबस में है, चलिए आप जल्दी से आंसर बोलिए। जंग बक्सर, ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सर आयरकोट, ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। किसकी क़यादत? अब जंग प्लासी रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में जंग प्लासी, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव दूसरी तरफ सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। अब जंग बक्सर तो ये किसकी क़यादत में है, मीर जाफ़र, मीर कासम, सर आयरकोट, हेक्टर मुनरो। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हेक्टर मुनरो है ना। एक तरफ जो है मीर कासम की क़यादत की 3 इत्तेहादी फ़ौज थी, एक मीर कासम मुग़ल बादशाह शाह आलम दुआम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों का एक इत्तेहाद था। और दूसरी तरफ अंग्रेज़ी फ़ौज की क़यादत कौन कर रहा था बच्चों, हेक्टर मुनरो कर रहा था, है ना। चलिए ये भी जो है तारीख की एक अजीम जंग रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए ये रहा यहाँ पे, जंग बक्सर के नतीजे में है ना 1764 सन ईस्वी में मीर कासिम के मुत्तहद अफवाज और हेक्टर मुनरो की क़यादत वाले अंग्रेज़ी फ़ौज के दरमियान जंग बक्सर लड़ी गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ देखो बच्चों, ऑप्शन ए कंपनी को दीवानी हुकूक हासिल हुए, ऑप्शन बी देसी हुक्मरानों को टैक्स की वसूली की जिम्मेदारी दी गई, ऑप्शन सी कंपनी ने इंतज़ामी उमूर को अपने हाथों में ले लिया, ऑप्शन डी बंगाल की तकसीम आपसी साझेदारी से। चलिए कौन सा आंसर सही है देखो बच्चों, जंग बक्सर के नतीजे में जंग बक्सर के नताइज पढ़े हैं हम, तकरीबन 5-6 नताइज पढ़े हैं वहाँ पे, है ना। यस सही जवाब बच्चों, यस कंपनी को दीवानी हुकूक हासिल हुए, मेन ये है ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे दीवानी हुकूक, शाह आलम ने क्या किया, दीवानी हुकूक दे दिए, ये मेन है वहाँ पे। यस पहली एंग्लो मराठा जंग का सबब था, है ना बच्चों। ये जंग बक्सर यहाँ तक जो है हमारा पहला लेसन ख़त्म हुआ बच्चों, है ना। और एक यहाँ पे आता है 2 अमली हुकूमत, एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई, 2 अमली हुकूमत एक याद करो, एक किसने जारी किया था बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव ने। 2 अमली हुकूमत रॉबर्ट क्लाइव की जारी करदा एक पॉलिसी थी, कब 1765 सन ईस्वी में, जंग बक्सर के बाद 1764 सन ईस्वी में जब जंग बक्सर होती है तो 1765 सन ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने एक पॉलिसी जारी की थी जिसको हम डुवेल गवर्नमेंट या 2 अमली हुकूमत कहते हैं, जिसके तहत जो है वहाँ पे लगान की वसूली कंपनी के ज़िम्मेदार और तमाम इंतज़ामी उमूर, अदालतें और दिगर सभी उमूर को कौन संभालते थे, देसी हुक्मरान या नवाब, यानी काम करने वाले हम थे और फ़ायदा ले जाने वाले वो अंग्रेज़ थे, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, 2 अमली हुकूमत कहते हैं। तो यहाँ तक कौन सा है बच्चों, हमारा पहला लेसन है ना, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद। दूसरा जो है अंग्रेज़ी हुकूमत की तौसीआ है, जहाँ पे हम एंग्लो मराठा जंगें, एंग्लो सिख जंगों के बारे में
पढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, पहली एंग्लो मराठा जंग का सबब था। ऑप्शन ए आपके लिए मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, ऑप्शन बी अहद माविनत की पॉलिसी की मुखालिफत, ऑप्शन सी रघुनाथ राव का पेशवा बनना, ऑप्शन डी अंग्रेज़ों और नवाब का इत्तफाक। कौन सा था बच्चों पहली एंग्लो मराठा जंग का अहम सबब क्या बना? क्यों ये जंग लड़ी गई? मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी की वजह से, या लॉर्ड वेल्लेस्ली की अहद माविनत की पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए, या रघुनाथ राव का पेशवा बनना, या अंग्रेज़ और नवाब का नाइत्तफाक? यस बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह रघुनाथ राव का पेशवा बनना है, क्योंकि यहाँ पे पेशवा बाजीराव का इंतकाल हो गया तो उसका बेटा बनना था। लेकिन यहाँ पे जो है रघुनाथ राव, जिसको हम रघुआ भी कहते हैं, वो यहाँ पे पेशवा बन बैठता है, तो ये पहली एंग्लो कर्नाटक का सबब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान आने से अंग्रेज़ों की तोसी ज़्यादा होने लगी, अंग्रेज़ी हुकूमत ज़्यादा फैलने लगी, ज़्यादा तोसी होने लगी, है ना। लॉर्ड वेल्लेस्ली हिंदुस्तान आ जाता है तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ी हुकूमत की तोसी ज़्यादा होने लगी। 1798 ईस्वी में आता है तो 1805 तक जो है उसकी यहाँ पे हुकूमत रहती है, गवर्नर जनरल बन के आता है। तो क्यों ज़्यादा अंग्रेज़ी हुकूमत बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ में यहाँ पे तोसी होने लगी? क्यों बच्चों? ऑप्शन ए है वो बहुत दूरंदेश गवर्नर था, ऑप्शन बी अपने साथ एक बड़ी फौज लाया था, ऑप्शन सी अहद माविनत की पॉलिसी, ऑप्शन डी मराठा और मैसूर हुकूमत कमज़ोर पड़ गई थी। क्यों बच्चों? वो क्या वो दूरंदेश था, क्या अपने साथ एक बड़ी फौज लाया था, या ऑप्शन सी अहद माविनत की उसकी पॉलिसी की वजह से, या मराठा और मैसूर की हुकूमत कमज़ोर पड़ गई थी उस वक्त? यस अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अहद माविनत की पॉलिसी की वजह से। अहद माविनत की पॉलिसी लॉर्ड वेल्लेस्ली ने जारी किया था, जिसके तहत जो है अगर कोई देसी राजा या महाराजा किसी और राजा से यहाँ पे बातचीत करना है तो तमाम जो है अंग्रेज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। जंग करना है अंग्रेज़ों की इजाज़त, बातचीत करना है एक तरह से जो है हम अहद माविनत को कबूल करना, यानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी इख्तियार करना था। तो यह अहद माविनत की पॉलिसी की वजह से लॉर्ड वेल्लेस्ली के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत ज़्यादा बरक़ रफ्तारी से तोसी करने लगी, यानी फैलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपके लिए है यहाँ पे, अहद माविनत को कबूल करने वाली पहली रियासत, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी तंजावर, ऑप्शन डी मैसूर। किसने पहले कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब हैदराबाद के नवाब ने। सबसे पहली रियासत हैदराबाद के नवाब बने, इस पर दस्तखत करके अहद माविनत को मान लेने वाले, इसको कबूल करने वाली पहली रियासत कौन सी बच्चों? हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेल्लेस्ली कई एतराज़ात का शिकार होकर इस्तीफ़ा देकर अपने वतन लौट गया, है ना। क्यों बच्चों? ऑप्शन ए मराठा हुक्मरानों से लगातार शिकस्त से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, क्योंकि एंग्लो मराठा जंगें हो रही थी तब, तो मराठा हुक्मरानों से लगातार शिकस्त से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। ऑप्शन बी अहद माविनत की पॉलिसी मुमकिन कामयाबी नहीं दे सकी, ऑप्शन सी इसकी जंग दोस्ती ने कंपनी के अखराजात को बढ़ा दिया, ऑप्शन डी अहद माविनत की पॉलिसी फसादात का सबब बनी। चलो बच्चों, लॉर्ड वेल्लेस्ली कई एतराज़ात का शिकार होकर इस्तीफ़ा देकर अपने वतन लौट गया, क्योंकि यस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जंग दोस्ती ने कंपनी के अखराजात को बढ़ा दिया था, इसलिए वो इस्तीफ़ा देकर अपने वतन वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह थी, दूसरी एंग्लो मराठा जंग की अहम वजह थी। ऑप्शन ए पेशवा ने अंग्रेज़ों से मदद तलब की, बी मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, ऑप्शन सी होलकर और सिंधिया की नाइत्तफाकी, ऑप्शन डी पेशवा ने बेसिन मुआहिदे पर दस्तखत किए। क्यों बच्चों? दूसरी एंग्लो मराठा जंग 1803 से 1805 ईस्वी के दरमियान जो लड़ी गई, इसका अहम सबब अल्हम्दुलिल्लाह मराठा हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी, मराठा ख़ानदान के रहनुमाओं की जो आपस में जो लड़ाइयाँ जो जंगे होते थे, क्योंकि मराठा हुकूमत 5 ख़ानदानों में बढ़ गई थी वहाँ पे, होलकर, सिंधिया, पेशवा, है ना, गायकवाड़, भोंसले, तो उनकी जो आपस की जो नाइत्तेफाकी थी, आपस की जो दुश्मनी थी, वो दूसरी एंग्लो कर्नाटक जंग का सबब बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों आपके लिए ए रहा यहाँ पे, मराठा हुक्मरानों ने मुआहिदे बेसिन की मुखालिफत की, क्योंकि पेशवा इस मुआहिदे के तहत क्या किया था बच्चों?
मराठा हुक्मरानों ने मुआहिदे बेसन की मुखालिफत की क्योंकि पेशवा इस मुआहिदे के तहत आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले किए थे। ऑप्शन बी, अहद माविनत को कबूल कर लिए थे। ऑप्शन सी, पेशवाओं के अहदे से बरतरफ हो गए थे। ऑप्शन डी, मराठा इंतज़ामिया को बर्बाद किया था। मराठा हुक्मरानों ने मुआहिदे बेसन की मुखालिफत की क्योंकि पेशवा इस मुआहिदे के तहत क्या किए थे, आधी सल्तनत अंग्रेज़ों के हवाले किए थे, या अहद माविनत को कबूल कर लिए थे, या पेशवा के अहदे से बरतरफ हो गए थे, या मराठा इंतज़ामिया को बर्बाद किया था। कौन सा था बच्चों? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अहद माविनत को कबूल किए थे। पेशवा ने बेसन माहिदे पर दस्तखत करते हुए अहद माविनत को कबूल किया था, उसमें दाखिल हो गए थे। इसलिए पेशवाओं की मानी हुई अहद माविनत की पॉलिसी की मुखालिफत करते हुए दूसरे जो थे, जिसमें बड़ौदा के गायकवाड़, होलकर, भोंसले, सिंधिया, दिगर हुक्मरानों ने अपने कौम का एक इत्तेफाक बना लिया और यहाँ पे जो है एंग्लो मराठा दूसरी जंग लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, अंग्रेज़ों ने प्रताप सिन्हा को अपने कब्ज़े में लेते हुए उसकी छोटी रियासत सतारा को मुकर्रर करने का मकसद, है ना, अंग्रेज़ों ने प्रताप सिन्हा को अपने कब्ज़े में लेते हुए उसकी छोटी रियासत सतारा को मुकर्रर करने का क्या मकसद था? ऑप्शन ए, मराठा लीडरों का भरोसा जीतना चाहते थे वो इस तरह से करके, या ऑप्शन बी, तमाम मराठा सरदारों को मुत्तहद करना, ऑप्शन सी, मुगलों के खिलाफ मराठा को मुत्तहद करना, ऑप्शन डी, तमाम मराठा ख़ानदानों को मुत्तहद करना। क्या था मकसद उनका? क्यों उन्होंने एक किस तरह का एक क्या बोलते हैं, नाटक करना, ढोंग करना बोलते हैं ना, उस तरह से कि प्रताप सिन्हा को जो है उसको अपने कब्ज़े में लेते एक छोटी सी रियासत सितारा का जो है वहाँ पे उसको एक वायसराय के तौर पर, एक हुक्मरान के तौर पर उसको मुकर्रर किया। इस तरह से क्यों किया उन्होंने? यस, मराठा लीडरों का वो भरोसा जीतना चाहते, क्या कि हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से वो जताना चाहते थे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 30 है यहाँ पे। बाजीराव दुव्वम ने अहद माविनत को कबूल किया था। पेशवा बाजीराव दुव्वम ने अहद माविनत को कबूल किया था क्योंकि होलकर की फ़ौजों ने बाजीराव की फ़ौजों को शिकस्त दी थी। ऑप्शन बी, मराठा हुक्मरानों में सबसे कमज़ोर थे। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेल्लेस्ली की फ़ौजों ने पेशवा फ़ौजों को शिकस्त दी थी। ऑप्शन डी, सिंधिया ने भी अहद माविनत को कबूल किया था। यस, क्यों पेशवा बाजीराव दुव्वम ने भी अहद माविनत को कबूल किया था? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि होलकर की फ़ौजों ने बाजीराव की फ़ौजों को शिकस्त दी थी, इसलिए मुआहिदे बेसन के तहत पेशवा जो क्या हो गए थे, अहद माविनत में दाखिल हो गए थे। चलो बच्चों, नेक्स्ट 31 क्वेश्चन आपके लिए ये रहा यहाँ पे। एक जंग मराठा सल्तनत के जवाल का सबब बनी, यानी मराठा सल्तनत का यहाँ पे जवाल हो गया, उनका खात्मा हो गया। कौन सी जंग थी बच्चों? ऑप्शन ए, देवकोटाई की जंग, ऑप्शन बी, एंग्लो मराठा चौथी जंग, ऑप्शन सी, एंग्लो मराठा तीसरी जंग, ऑप्शन डी, पहली एंग्लो सिख जंग। कौन सी जंग बच्चों? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों, एंग्लो मराठा तीसरी जंग। चौथी तो नहीं हुई है ना। 1858 ईस्वी में एंग्लो मराठा तीसरी जंग में जब उनको शिकस्त हो गई तो यहाँ पर जो है इनकी हुकूमत बिखर गई और चंद एक छोटी छोटी रियासतों पर कब्जा करके वहीं तक वो महदूद हो गए, यानी मराठा सल्तनत को जवाल हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 32 यहाँ पे है। 1849 ईस्वी में यानी 1839 के बाद पंजाब में सियासी तजाद बढ़ गया था क्योंकि ऑप्शन ए, रंजीत सिंह की मौत, ऑप्शन बी, अंग्रेज़ों ने तसल्लुसल मुआहिदे को तोड़ दिया, ऑप्शन सी, अंग्रेज़ पंजाब के नाजिम बन गए थे, ऑप्शन डी, सिख सरदारों की आपसी रशाकशी। कौन सा बच्चों? 1839 में के बाद पंजाब में सियासी तजाद बढ़ गया, किस वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेज़ों ने तसल्लुसल मुआहिदे को तोड़ दिया था, है ना। रंजीत सिंह की मौत हो गई थी और तसल्लुसल मुआहिदे को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है पंजाब में सियासी तजाद बढ़ गया था बच्चों। यहाँ पे अगर ये ऑप्शंस अंग्रेज़ों का तसल्लुसल मुआहिदे को तोड़ना अगर ये नहीं है, अगर दूसरा ऑप्शन होकर रंजीत सिंह की मौत है तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि रंजीत सिंह की मौत के बाद से ही जो है पंजाब में जो है सियासी तजाद पैदा हो गया था और मेन सबब जो है उन्होंने जो इनका तसल्लुस कंटिन्यूस जो एक मुआहिदा था, यहाँ पे पैक्ट जो था तसल्लुसल मुआहिदा जिसको हम कहते हैं, जो कि रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के दरमियान हुआ, वो उसको उन्होंने तोड़ दिया था। नेक्स्ट 33,
1846 के बाद लाहौर मुआहिदा सिखों की जवाल का सबब बना। 1846 ईस्वी के बाद के लाहौर मुआहिदा सिखों की जवाल का सबब बना। देखिए क्यों, उसकी वजह क्या हो सकती है। ऑप्शन ए, अंग्रेजी रेसिडेंट पंजाब का नाजिम हो गया। ऑप्शन बी, पहली एंग्लो सिख जंग का नतीजा है ये। ऑप्शन सी, लाल सिंह हुकूमत संभाल नहीं पाया। ऑप्शन डी, पंजाब अंग्रेज़ों के हाथों चला गया। यस, 1846 ईस्वी मतलब ये वाक़या कब कहा है, एंग्लो सिख दूसरी जंग का है ना बच्चों। यस, सही जवाब, अंग्रेज़ रेसिडेंट जो है पंजाब का नाजिम बन गया और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया था बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 आपके लिए ये रहा यहाँ पे, मंदरजा झील में कौन सा बयान गलत है। देखो यहाँ पे 4 बयानात रहेंगे, इसमें कौन सा गलत बयान है आपको मार्क करना है, वही आपका आंसर रहेगा। देखो आप OMR में भी मार्क कर रहे हैं ना। देखो अब 34 में जो रहेगा बच्चों, OMR में ABCD जो है वो भी मार्क करेंगे और यहाँ पे ABCD भी लिखते जाएंगे ताकि OMR सीट भरने की आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उसमें गलती नहीं करना है आपको। चलिए मंदरजा झील में कौन सा बयान गलत है बच्चों, देखिए ऑप्शन ए, पंजाब पर अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत की वजह से बगावत का आगाज़ हुआ। ऑप्शन बी, चटार सिंह अटारी और मूलराज बगावत की क़यादत कर रहे थे। ऑप्शन सी, 1848 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया। ऑप्शन डी, गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा किया था। चलो यहाँ पे जो है 4 जुमले हैं बच्चों, 4 बयानात हैं जो कि अंग्रेज़ एंग्लो सिख जंगों में आते हैं। तो एंग्लो सिख जंगों में के लिहाज से यहाँ पर कौन सा बयान गलत है बच्चों, जल्दी से पहचानो। गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा किया, ये गलत है, क्योंकि पहले भी बोली मैंने, किसने किया था, रंजीत सिंह ने किया था ना। तो 3 सही है यहाँ पे, पंजाब पर अंग्रेज़ों की रास्त हुकूमत की वजह से बगावत का आगाज़ हुआ, ये भी सही है। और बहुत से बगावतें जो जगह जगह हो रही थी, उसमें चंद एक में जो है चटार सिंह अटारी वाला और मूलराज जो है बगावत की क़यादत कर रहे थे, ये भी सही है। और 1848 ईस्वी में डलहौजी ने पंजाब अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल किया, ये भी सही है। लेकिन गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ तसल्लुल मुआहिदा किया था, ये क्या है बच्चों, गलत है। इसलिए मंदरजा झील में कौन सा बयान गलत है बोले तो 37 में आप कौन सा मार्क करेंगे बच्चों, डी को आपने OMR शीट में मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर चटार सिंह अटारी है ना। तो इससे पहले ऊपर भी बोली मैंने कि लाहौर से जो है चटार सिंह अटारी जो है बगावत की क़यादत कर रहा था। अब मुल्तान से कौन कर रहा था, ये आपको पहचानना है बच्चों। ऑप्शन ए, दिलीप सिंह। ऑप्शन बी, मूलराज। ऑप्शन सी, गुलाब सिंह। ऑप्शन डी, युवराज। कौन कर रहे थे बच्चों, दिलीप सिंह, मूलराज, गुलाब सिंह, युवराज। यस, मूलराज है ना। लाहौर से चटार सिंह अटारी वाला तो मूलराज कहाँ से कर रहा था, मुल्तान से बगावत की क़यादत कर रहा था जो सिखों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए यह है यहाँ पे, अहद मुआविनत लॉर्ड वेल्ज़ली मसलहा, जिसको हम उसूल बाज़ गश्त भी कहते हैं, किसने जारी किया, रॉबर्ट क्लायू, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले। कौन है बच्चों, जल्दी से पहचानो। यस, कौन है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी है ना। जिस तरह से लॉर्ड वेल्ज़ली ने अहद मुआविनत की पॉलिसी जारी की थी, उसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने मसलहा की अहद मुआविनत की पॉलिसी, जिसके तहत अगर कोई देसी राजा या नवाब बग़ैर नरीना औलाद के मर जाता तो उसकी हुकूमत अंग्रेज़ों की हुकूमत में शामिल की जाती थी, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मसलहा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए ये रहा, आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे, शहरी खिदमत का। चलो बच्चों यहाँ तक जो थे 36 तक आपका सेकेंड लेसन यहाँ पे ख़त्म हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट लेसन जो है पे अंग्रेज़ी हुकूमत इंतज़ामिया के असरात से हम चंद एक क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पर भी चंद एक सिलेबस जो है आपको हज़फ किया गया, जिसमें ज़मींदारी निज़ाम के पॉलिसियाँ हैं और एक्ट जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। जो यहाँ पे रह गया है जिसमें अवामी खिदमत है, अदालती निज़ाम है, तालीम के असरात है, तो उतने में से हम चंद एक क्वेश्चंस लिए हैं, उसकी अब हम मश्क करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 आपके लिए है, शहरी खदमात का इंतज़ामिया किसने जारी किया। ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्ज़ली, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी वार्न हेस्टिंग्स।
या शहरी खिदमात या अवामी खिदमात या सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं, इसका इंतज़ामिया हिंदुस्तान में किसने जारी किया? जहाँ पे हम पढ़े हैं ना तीसरे लेसन में नज़्म व नस्क और अदालती निज़ाम वगैरह में। यस अल्हम्दुलिल्लाह, किसने बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जारी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों 38 आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। कलकत्ता के मुकाम पर फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ। कलकत्ता के मुकाम पर फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ, क्यों हुआ? देखो ऑप्शन ए आंसर कब हुआ? देखो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए 1818 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1700 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1764 सन ईस्वी। यस बच्चों सही जवाब जल्दी पहचानो। यस 1800 सन ईस्वी है ना। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 अवामी खिदमात के लिए मसाबकती इम्तिहानात यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जिसको हम कहते हैं, जिस तरह भी सीईटी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, मसाबकती वो नून हो गया है, आपको बे करके लीजिए। मसाबकती इम्तिहानात का तरीका जारी करने का फ़ैसला कब हुआ है ना? ऑप्शन ए 1853 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 1854 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 1757 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 1852 सन ईस्वी। कब जो है अवामी खिदमात के लिए मसाबकती इम्तिहानात का तरीका जारी करने का फ़ैसला कब लिया गया? यस जो सही जवाब 1853 सन ईस्वी तक जो है अवामी खिदमात का तकर्रुर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गई। फिर 1853 सन ईस्वी के बाद अवामी खिदमत करने का तमाम तकर्रुरात करने का जो फ़ैसला जो है वो मसाबकती इम्तिहानात के लिए सिविल सर्विस के लिए अवामी शहरी खिदमत के लिए पहले तकर्रुर कौन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। कब बच्चों? 1853 सन ईस्वी से पहले। लेकिन 1853 सन ईस्वी में ये फैसला लिया गया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रहेंगे और इन सीईटी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या मसाबकती इम्तिहानात में जो यहाँ पे टॉप करेंगे वही जो है सिविल सर्विस IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे, अवामी खिदमत में दाखिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों आपके लिए ये है यहाँ पे। हिंदुस्तान का हर शहरी बुनियादी तौर पर नाअहल और जाहिल है ना। एक अंग्रेज़ ने कहा था बच्चों इस तरह से, हिंदुस्तान का हर शहरी बुनियादी तौर पर नाअहल और जाहिल है। एक किसने कहा है बच्चों? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वेल्जली, ऑप्शन सी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन डी TB खन्ना। किसने कहा था ये इस तरह से कि हिंदुस्तान का हर शहरी बुनियादी तौर पर नाअहल और जाहिल है करके? यस किसने बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। चलिए 41 क्वेश्चन आपके लिए। 1772 सन ईस्वी में दो तरह की अदालतों का निज़ाम किसने जारी किया है ना? दो तरह की अदालतें हिंदुस्तान में क़ायम किए। दो अदालती निज़ाम किसने जारी किया था बच्चों 1772 में? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्जली। यस बच्चों यस सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग्स है ना। 1772 सन ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर आता तो उसने हिंदुस्तान को में जो है एक जदीद मंसूबा बनाया जिसके तहत हर ज़िले में उसने दो तरह के दो अदालती निज़ाम का आगाज़ किया था। किसने बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1772 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपके लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स का दो अदालतों का निज़ाम के दो अदालतें है ना, दो अदालती निज़ाम जारी किया उसने। तो वो दो अदालतें कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए अवामी शहरी अदालतें, ऑप्शन बी दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें, ऑप्शन सी जराइम और देही अदालतें, ऑप्शन डी सिविल और खिदमती अदालतें। यस बच्चों दो अदालती निज़ाम कौन सा था? सही जवाब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें है ना। यस दीवानी अदालतों को ही हम सिविल अदालतें भी कहते हैं, खिदमती अदालतें भी कहते हैं और फौजदारी जो है वो जराइम वाली अदालतें भी कहलाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 बच्चों आपके लिए ए रहा यहाँ पे। हिंदुओं का हिंदू मजहबी किताबों के तहत तो मुसलमानों का शरीयत के क़वानीन के तहत फ़ैसला इन अदालतों में होता था। किन अदालतों में? हिंदुओं का हिंदू मजहबी किताबों के तहत तो मुसलमानों का शरीयत के क़ानून के तहत फ़ैसला इन अदालतों में होता था। ऑप्शन ए मजहबी अदालतों में, ऑप्शन बी मरकज़ी अदालतें, ऑप्शन सी फ़ौजी अदालतें, ऑप्शन डी अवामी अदालतें में। किन अदालतों में बच्चों? मजहबी अदालतों में या फ़ौजी या मरकज़ी या अवामी?
यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अवामी अदालतों में सिविल कोर्ट जो रहते थे, अवामी अदालतें जो होती थी, दीवानी अदालतें जिसको हम कहते हैं, तो इन दीवानी अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में, अवामी अदालतों में हिंदुओं का जो भी फैसला आता था वो हिंदू मजहबी किताबों के ज़रिए से, तो मुसलमानों का शरीयत के क़वानीन के तहत फ़ैसला इन अदालतों में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मुनज़्ज़म पुलिस का महकमा और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम एसपी कहते हैं ना, किसने जारी किया इस अहदे को? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्लेस्ली। किसने जारी किया था बच्चों मुनज़्ज़म पुलिस का महकमा और उसके साथ साथ एक नया अहदा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का जदीद अहदा जारी किया था? उसने कौन है बच्चों? एब्सोल्युटली, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका जवाब बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, 1770 ईस्वी में पूरा पुलिस निज़ाम अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया है ना, पूरा इंतज़ाम है, पुलिस इंतज़ाम है जो है अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिए, क्योंकि इस वक्त अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट का तकर्रुर का निज़ाम जारी हुआ, इसलिए यह ऑप्शन बी है। आइनी निज़ाम में अफरा तफरी मच गई, ऑप्शन सी जराइम और देही अदालतें कायम हो गई थी, ऑप्शन डी पुलिस कानून जारी किया गया था। क्यों बच्चों 1770 ईस्वी में पूरा इंतज़ाम, पूरा पुलिस का निज़ाम जो है अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया, ऐसा क्या हो गया था उस वक्त? यस बच्चों, सही जवाब यस, आइनी निज़ाम में अफरा तफरी। 1770 में एक खौफनाक रद्दअमल से सारे आइनी इंतज़ाम में अफरा तफरी मच गई थी, जिसकी वजह से सारा पुलिस इंतज़ाम जो है अंग्रेज़ों के मातहत चला गया। उसके बाद जो है 1781 ईस्वी में अंग्रेज़ी मजिस्ट्रेट का तकर्रुर का निज़ाम भी जारी हुआ। फिर उसके बाद में पुलिस का वो कानून जो जारी हुआ वो कब है बच्चों? 1861 में पुलिस कानून जो जारी किया, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो कब जारी किया बच्चों? पुलिस कानून 1861 में। और अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट का तकर्रुर का निज़ाम जो है 1781 में, लेकिन यहाँ पे बात चली है 1770 की, 1770 की, तो उस वक्त जो है एक खौफनाक रद्दअमल से सारे पूरे के पूरे आइनी निज़ाम, दस्तूरी निज़ाम में अफरा तफरी मच जाने की वजह से पूरा पुलिस इंतज़ाम अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था, है ना। पुलिस या कोतवाली इंतज़ाम करके जो अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात हैं बच्चों वहाँ पे आता है ना। दाखिली अमन को कायम करने के लिए जो है वहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? पुलिस का मुनज़्ज़म महकमा कायम किया था और एसपी का नया अहदा भी कायम किया था ना। हर ज़िले पर, हर करीरे में जो है उसने एक कोतवाली का निज़ाम, चौकीदारी को उसकी निगरानी में दिया था, यानी एक अच्छा एक मुनज़्ज़म जो है यहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम किसने कायम किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 आपके लिए ये रहा बच्चों। यहाँ पे 1857 ईस्वी में पील की क़यादत या पील की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई थी, है ना। हिंदुस्तान आई थी पील की क़यादत में एक कमेटी। क्यों बच्चों, क्या वजह है उसकी? ऑप्शन ए है यहाँ पे फ़ौजी इंतज़ाम का दोबारा लाहे अमल तैयार करने, ऑप्शन बी बगावत का जायज़ा लेने, ऑप्शन सी बहादुर शाह ज़फ़र की दोबारा तख्त नशीनी के लिए, ऑप्शन डी इनामी कमीशन के क़याम के लिए, है ना बच्चों। उसी लेसन से है फ़ौजी इंतज़ामिया के असरात जो है वहाँ पे आएगा कि पील की क़यादत में जो है या पील की निगरानी में एक कमेटी यहाँ पे तश्कील देकर भेज दी गई थी, आई थी यहाँ पे। क्यों आया था पील यहाँ पे? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ौजी इंतज़ाम का दोबारा लाहे अमल तैयार करने के लिए, क्योंकि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बहुत से असबाब में एक सबब जो फ़ौजी सबब है, फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक थी, उनकी तनख्वाहें कम होती थी और फ़ौज के औलादे उन्हें नहीं दी जाती थी। तो ये तमाम फ़ौजी इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए, दोबारा से एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए, एक लाहे अमल तैयार करने के लिए 1857 ईस्वी में पील की क़यादत में एक निगरानी, एक कमेटी यहाँ पे तश्कील दी गई थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1781 में किसने कलकत्ता में मदरसा जारी किया है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी चार्ल्स वुड। किसने बच्चों? जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता के मुकाम पर एक मदरसा उसने जारी किया था, ताकि यहाँ की जो है
तालीम में जो है जदीदियत लाने के लिए तालीम में हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को शामिल, यानी तालीमी निज़ाम से मुकामी बच्चों को वहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था अंग्रेज़ी तालीम से, तो यहाँ के मुकामी बच्चों को या एंग्लो इंडियन माशरे के बच्चों के लिए जदीद मदरसे जो शुरू करना चाहता था, तो जदीद तालीम को आम करने के लिए 1781 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या करता है, खुद कलकत्ता में एक मदरसे का क़याम करता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन आपके लिए। जोनाथन डेक्कन नामी अंग्रेज़ी अफसर ने 1792 ईस्वी में किस मुकाम पर संस्कृत कॉलेज का क़याम किया? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बनारस, है ना। जिस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के मुकाम पर एक मदरसा कायम किया था, तो और एक अंग्रेज़ अफसर था जोनाथन डेक्कन नामी, तो उसने जो है किस मुकाम पर 1792 में संस्कृत कॉलेज का क़याम किया था बच्चों? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ पर? मद्रास के मुकाम पर, है ना। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 49 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है। चार्ल्स वुड के 1854 ईस्वी के 1854 के सिफारिशात पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के मुकाम पर नई यूनिवर्सिटियों का क़याम किसने किया, है ना। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने क्या किए थे, अपने मरासलात, अपने सिफारिशात जारी किए थे, जिसमें मुकामी ज़ुबानों में तालीम या मादरी ज़ुबान में तालीम, इस तरह से कहा गया था। तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों का क़याम है, जिसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के मुकाम पर भी नई यूनिवर्सिटियों का क़याम होता। तो इस यूनिवर्सिटियों को किसने कायम किया था? चार्ल्स वुड के मरासलात के तहत में। ऑप्शन ए है बच्चों यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्जली, ऑप्शन डी लॉर्ड मेकाइवले, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो चार्ल्स वुड के सिफारिशात के तहत 1854 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के मुकाम पर नई यूनिवर्सिटियों का क़याम किसने किया था बच्चों? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सही जवाब है बच्चों लॉर्ड डलहौजी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों, फिर नेक्स्ट अपनी क्लास में यहाँ तक जो है 3 असबाक आपके पूरे होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो जेम्स मिल, रोसो और मॉन्टेगो के ख्यालात से क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन ए सेकुलरिज्म, जमहूरियत और अदबी गौर व फिक्र पैदा हुआ। ऑप्शन बी साइंसी गौर व फिक्र और हालात में एक जिद्दत पसंदी की तरगीब हुई। ऑप्शन सी अंग्रेज़ी तालीम का जवाल। ऑप्शन डी मुकामी अदब को तक़वियत मिली, है ना। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के असरात में बहुत से असरात यहाँ पे होते हैं, जिसमें यहाँ पे जेम्स मिल, रोसो, मॉन्टेगो वगैरह जैसे मुफ़क्किरीन के ख़यालात से जो है चंद एक तब्दीलियाँ आती हैं बच्चों। क्या है वो? क्या सेकुलरिज्म, जमहूरियत और अदबी गौर व फिक्र पैदा होता है, या ऑप्शन बी जैसा यहाँ पे है साइंसी गौर व फिक्र हालात में एक जिद्दत पसंदी की तरगीब होती है, या यहाँ पे अंग्रेज़ी तालीम का उससे जवाल हो जाता है, या मुकामी अदब को तक़वियत मिलती है बच्चों। देखिए सही जवाब कौन सा है बच्चों? जल्दी लिखिए, आखिरी आंसर है आपका। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, साइंसी गौर व फिक्र और हालात में जिद्दत पसंदी की तरगीब जो है जेम्स मिल, रोसो और मॉन्टेगो जैसे मुफ़क्किरीन के ख़यालात से अंग्रेज़ों में आ जाती है। तो आज अपनी पहली क्लास में बच्चों ये 50 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हैं यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, रेड एरो मार्क से जो है वो आंसर मार्क किए हुए हैं। इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस और आंसर लिखिए, आंसर को रेड पेन से लिखिए या रेड पेन से उसको अंडरलाइन कीजिए, और इसके साथ साथ एक अपना OMR ख़ुद अपने वाइट पेज में बना लिए। क्वेश्चन नंबर 1 उसके सामने ABCD 4 राउंड ऑप्शंस कीजिए, और उसके बाद में जो है जो आंसर यहाँ पे सही है उस सही आंसर को उस OMR में भी मार्क करते जाइए। चलो बच्चों, यहीं पर आज हम अपनी इस पहली क्लास का यहाँ पे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पहली क्लास का जो है यहाँ पर अख्तिताम करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाहर ज़्यादा ना निकले। इम्तिहान को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, पढ़ाई कीजिए और बहुत अशद ज़रूरत के साथ अगर आपको बाहर जाना भी है तो मास्क पहन कर जाइए, और जो भी SOP क़वानीन है, रूल्स है, उस पर अमल करते हुए नमाज़ों की पाबंदी और दुआओं के साथ में इस महलिक बीमारी के ख़ात्मे के लिए भी दुआ कीजिए, और तमाम असातिज़ा के हक़ में भी दुआ करते रहिए। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा।
फिद दुनिया वल आखिरा।